हेलो एवरीवन, आई एम पूजा जैन एंड वेलकम बैक टू ऑलिववुड। आप सभी को पता है आईबी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। पहली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस रहे स्पेशली जीए और करंट अफेयर्स के, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो रिसेंटली अभी आईबी के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। क्योंकि आईबी का पेपर काफ़ी समय बाद आया है और पहली शिफ्ट में जो पेपर पूछे हैं वही ट्रेंड कुछ उसी तरीके का ट्रेंड आपको सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और कल के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग भी कल का पेपर देने वाले हैं और या फिर इवनिंग की शिफ्ट जिनकी है तो इस रिव्यू को वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आईबी एसीआईओ शिफ्ट 1 एग्जाम के बारे में। इसका रिव्यू हम करेंगे। स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन मुझे भेजे हैं उन क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं करंट अफेयर्स की फैकल्टी हूँ इसलिए मैं करंट अफेयर्स और जीएस का एनालिसिस करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई आ रहा है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है जैसे कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के लेवल अगर आप देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। मतलब पेपर बिल्कुल टफ नहीं है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और मेरे करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो जितने क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं करंट अफेयर्स के, कोई भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से बाहर नहीं गया। जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नए स्टूडेंट से अभी मैं इतनी उम्मीद नहीं रख सकती कि उन्होंने मेरा करंट अफेयर्स देखा होगा या उनके पेपर में ये क्वेश्चन फंसे हैं कि नहीं, लेकिन जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि सारा करंट अफेयर्स वही आया है जो पिछले 1 साल में हमने पढ़ा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं कि 1 साल का ही करंट अफेयर्स आईबी के पेपर में पूछा गया है और बहुत लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई थी। ओके, तो करंट अफेयर्स का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आने वाली शिफ्ट में और आने वाले पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था निसार से। निसार का फुल फॉर्म पूछा गया था। पूरे पेपर में 3 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। निसार का फुल फॉर्म, रडार का फुल फॉर्म और उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और कोई टर्म अगर लिखी हुई है तो उसका फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। नासा और इसरो का कंबाइंड प्रोजेक्ट है जिसका वेट 2800 किलोग्राम का है और ये पहला सैटेलाइट है जो कि एल बैंड और एस बैंड दोनों फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो बेसिकली निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था रडार का फुल फॉर्म। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस या एंगल, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है। वैसे ही होता है सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर रडार का पूछ लिया गया है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली पानी के अंदर जो सबमरीन या ऑब्जेक्ट हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आप लोगों के पहचान में कोई भी आपके फ्रेंड हो जो आईबी का पेपर देने वाले हैं तो उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि पैटर्न कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है और नेक्स्ट ईयर हमें कैसे तैयारी करनी है आईबी की, तो उनके साथ भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन बना था ग्रीन हाउस गैस और एक क्वेश्चन था ओजोन गैस पे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन बच्चे ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, ओजोन। ओजोन का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ओजोन का फॉर्मूला याद रखेंगे O3। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। अर्थ से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ओजोन लेयर जो सन से आने वाली यूवी लाइट्स होती हैं, यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ओजोन में होल होने का मेन रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये दोनों मेन रीजन है जिसके कारण ओजोन में होल हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बना था वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बना था। क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन इंडेक्स से पूछे गए और वो सारे इंडेक्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है कि हमारी कंट्री में स्कूलिंग फैसिलिटी कैसी है, ग्रॉस नेशनल इनकम कैसी है, या फिर पर कैपिटा
इनकम कैसी है, उसके आधार पे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग, तो आउट ऑफ 191 कंट्री भारत की रैंकिंग 132 नंबर पे थी। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 132वें स्थान में था आउट ऑफ 191 कंट्री। और टॉप पे कौन था, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था अबाउट द उड़ान स्कीम। तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया था। मकसद क्या था, हमारी कंट्री में कई सारे एयरपोर्ट्स को बनाना और अलग अलग सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में के अंतर्गत उड़ान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उड़ान को लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है 27 अप्रैल 2017 में। तो उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। अभी उड़ान का 5.0 चल रहा है, मतलब पहला जो इनिशिएटिव लिया गया था वो 2017 में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट उद्भव से। याद है, मैंने करंट अफेयर्स जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बताया था कि इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है। इंडियन आर्मी चाहती है कि हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री रही है, हमारा जो इतिहास रहा है स्पेस क्राफ्ट में या फिर हमारे वॉर क्राफ्ट में या हमारे जो भी आर्ट रहे हैं, कौटिल्य की जो राजनीति रही है, मतलब हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है और हमारा आज का जो कंटेम्प्रेरी हमारा जो रिसर्च वर्क है, उन दोनों को एसोसिएट किया जाए। तो एक हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी जो वर्क है उनके बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम प्रोजेक्ट उद्भव था। इंडियन आर्मी का काम था ये, इंडियन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वीमेन रिजर्वेशन बिल पे पूछा गया था, बहुत ही चर्चा में था ये बिल, इसलिए इस पे क्वेश्चन ही आ गया, वीमेन रिजर्वेशन बिल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले कोई भी बिल आता है और बिल बाद में एक्ट बनता है ना। जब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीमेन रिजर्वेशन बिल 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 128 अमेंडमेंट बिल था। 128वां 128 नंबर का अमेंडमेंट बिल था। जब इसे लोकसभा से पास वगैरह कर दिया गया तो ये 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, जिसमें 33% वीमेंस के रिजर्वेशन की बात की गई लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब विधानसभा में, जिसमें एनसीआर का एरिया भी इंक्लूड था। और यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करने की बात की गई थी आर्टिकल्स में, जैसे कि कहा गया कि आर्टिकल 239A में अमेंडमेंट करेंगे और कुछ नए आर्टिकल्स को इंसर्ट भी किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि 330A, 332A और 334A। ये नए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नए आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की बात इस बिल में की गई थी। ठीक है, तो वीमेन रिजर्वेशन बिल 33% रिजर्वेशन की बात यहां पे करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मुझे बच्चे ने बताया तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन छपा हुआ है और वाकई में छपा हुआ निकला। यहाँ पर हम चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने बताया था कि आर प्रज्ञानंदन और आर वैशाली, और आर वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। आने वाले किसी और एग्जाम में भी आर वैशाली का नाम छपा होगा, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, आर प्रज्ञानंदन और आर वैशाली दोनों के दोनों क्या है, चेस ग्रैंड मास्टर है और पहले ब्रदर सिस्टर ड्यूओ है जो कि ग्रैंड मास्टर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है और 2022-23 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था और इसके लिए टोटल बजट है वो 4800 करोड़ रुपीस का बजट है। ये स्कीम 2022-23 से 25-26 तक काम करने वाली है। ठीक है, मकसद क्या है, नदर्न बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हमारे नदर्न बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करना, उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको इंप्रूव करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और ये जो प्रोग्राम है वो हमारे कुछ बॉर्डर स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को कवर करता है। तो बॉर्डर एरिया पे जो गांव है उनका डेवलपमेंट बेसिकली करना है अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नेक्स्ट पूछा गया था एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। अगर आप लोग ने अभी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 2023 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर किया है, चाहे वो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्टल गार्ड। तो सबको मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग, नेवी की अलग, एयरफोर्स की अलग, कोस्टल गार्ड की अलग और कंबाइंड फोर्सेस की अलग एक्सरसाइज वहां पे टेबल फॉर्म में आपके साथ कवर किए। नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे लिंक भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले पेपर के
पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 की करवाई थी और वहां पर मैंने बताया था शक्ति, मित्र शक्ति, समुद्र शक्ति और हरमाऊ शक्ति, ये चारों एक्सरसाइज के बारे में बताया था। और मैंने कहा था कि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि शक्ति, मित्र शक्ति, हरमाऊ शक्ति ये किसके साथ होने वाली एक्सरसाइज है। और देखिए मित्र शक्ति पूछ लिया गया। 9th एडिशन हुआ था मित्र शक्ति का और इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पुणे में हुई थी। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और नेवल एक्सरसाइज भी होता है जिसका नाम है सिलनेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईएनएस सूरत से। आईएनएस सूरत बेसिकली प्रोजेक्ट 15B का 4th नंबर का डिस्ट्रॉयर है। एक्चुअली प्रोजेक्ट 15B के अंदर हमें 4 डिस्ट्रॉयर तैयार करने थे। पहला था विशाखापट्टनम, मरगांव और इम्फाल। 4th नंबर का था सूरत। तो चौथे नंबर का जो शिप है प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का वो आईएनएस सूरत है। ठीक है, MDL मुंबई में इसको तैयार किया गया है बेसिकली, और पहली बार गुजरात की किसी सिटी के नाम पर किसी वॉरशिप का नाम रखा गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बन गया है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था और भारत की रैंकिंग 7th है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 7th नंबर पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब CCPI में। ये इंडेक्स जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है सिंस 2005। इंडिया की रैंकिंग 7th नंबर पे है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था PM डिवाइन से। देखिएगा अभी हमारा जो पॉलिसी चल रही है वो अभी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहां के बॉर्डर एरिया में उनके डेवलपमेंट में काफी ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, हमको ये देखने को मिला। देखिए फिर से PM डिवाइन स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, तो PM डिवाइन का फुल फॉर्म आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी 7 सिस्टर हो गई और ये बेचारा हमारा प्यारा सिक्किम हो गया। तो इन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। 1500 करोड़ रुपीस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यूनियन बजट 2022-23 में दिए गए थे। तो PM डिवाइन स्कीम पूछी गई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में बात की गई थी। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था अबाउट द सिटी ऑफ म्यूजिक कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर इन मध्य प्रदेश जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक एंड कोझिकोड इन केरला इसे सिटी ऑफ लिटरेचर दिया गया है बाय द यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली यूनेस्को ने 55 न्यू सिटीज को अपने सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया था, जिसमें से 2 सिटीज इंडिया की थी। एक थी ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है जिसे हमने सिटी ऑफ म्यूजिक बनाया, दूसरा है कोझिकोड जो कि केरला में है और सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया। इसके अलावा पहले भी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत की कुछ और सिटीज को पहले भी शामिल किया जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उन सिटीज के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय न्याय संहिता से। याद है अभी जब हमारा सेशन चल रहा था विंटर सेशन, तो उस समय पार्लियामेंट में 3 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो पुराने बिल को अमेंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिपील करते हैं। तो जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बिल जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्लेस किया गया था और ये IPC इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है। तो 3 बिल थे, एक इंडियन पीनल कोड IPC 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब CRPC एक्ट 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने के लिए 3 बिल आए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि IPC को रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि CRPC को रिप्लेस करेगा और भारतीय साक्ष्य बिल जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो ये बिल एग्जाम में अभी IB में पूछे गए। नेक्स्ट पूछे गए DGCA के चीफ, अपॉइंटमेंट भी तो आती है एग्जाम में। तो विक्रम देवदत्त इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो आपको थोड़ा सा देख के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द PM जीवन ज्योति बीमा योजना। क्यों पूछा गया? क्योंकि रिसेंटली इसके 8 ईयर कंप्लीट हुए थे और मैंने इसको करंट अफेयर्स में जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको पता है, मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो पे बनाया था और फुल वीडियो तो लिया ही था। मैंने बोला था कि ये जो 3 स्कीम है इनको 8 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, किसी पेपर में ये मिलेंगी। तो देखिए आ गया यहाँ पर 3 स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये जो तीनों स्कीम है इनको 8 ईयर कंप्लीट हो गए हैं।
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से लॉन्च किया था। बेसिकली इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा AI जो अपना चैट GPT AI बेस्ड बार्ड के बारे में पूछा था, तो बार्ड किसका है? बार्ड AI टूल है गूगल का। ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से पूछा गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो आंसर हो जाएगा 40th पोजीशन पे इंडिया था आउट ऑफ 132 कंट्रीज, ठीक है। कौन पब्लिश करता है? तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, और टॉप पर कौन था? स्विट्जरलैंड टॉप पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द PM दक्ष प्रोग्राम। PM दक्ष प्रोग्राम से एक क्वेश्चन बना था, क्या है ये? तो PM दक्ष का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही। ये जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2020-21 में लॉन्च किया था, ठीक है। बेसिकली SC ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं जो कि आपके कई सारे छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग और उनको स्किल अप करने के लिए ये प्रोग्राम PM दक्ष लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सम्राट अशोक के बारे में पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर के पूछे गए। तो 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं। जो टॉपिक मैंने बोले हैं, मौर्यन एम्पायर को पढ़ लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमेशा से इंपॉर्टेंट था, उसके इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ के जाइएगा, और विजयनगर एम्पायर पढ़ के जाइएगा। मुगल एरा से और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं देखे जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मुगल एरा से क्वेश्चन आएंगे। तो अपना समय मुगल एरा पे ना वेस्ट करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ईस्टर्न फ्लो रिवर के बारे में पूछा गया था कि ईस्ट की तरफ जाने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा रिवर है, माही रिवर है, ये सब ईस्टर्न फ्लो रिवर है जो कि अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके पानी को छोड़ती हैं। फिर इसके अलावा इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन साइंस का भी दिखा है कि फोर्स की SI यूनिट पूछी है। तो फोर्स की SI यूनिट हम सभी को पता है न्यूटन है। पूछा जा सकता है प्रेशर की तो पास्कल, एनर्जी और वर्क की जूल, पावर की वॉट, एरिया की स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम की क्यूब मीटर। तो एक बार SI यूनिट आप देख लीजिएगा, जो कि साइंस से क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे GI टैग का एक क्वेश्चन बना था जिसमें मैचिंग में था, मतलब एक तरफ GI टैग और दूसरी तरफ स्टेट्स थे, तो मैचिंग का एक क्वेश्चन बना था। और रिसेंटली काफी सारे GI टैग डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं। तो GI टैग से एक क्वेश्चन था। स्टेट के जो डांस फॉर्म होते हैं, तो डांस फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक तरफ डांस फॉर्म थे, दूसरी तरफ स्टेट के नाम थे, तो वो भी मैचिंग में आपको क्वेश्चन देखने को मिला। बच्चे ने इतना ही बताया, एग्जैक्ट उसको डेटा याद नहीं था कि कौन सा डांस था या फिर कौन सा GI टैग था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैचिंग से क्वेश्चन था GI टैग में और डांस फॉर्म में। एक क्वेश्चन सम्राट अशोक से था। जैसा कि मैंने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन बेसिकली अशोक थे, और अशोक अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। और अशोक का जो टेन्योर है बेसिकली कलिंग बैटल 261 BC के कलिंग बैटल के लिए और इनके रॉक एडिक्ट के लिए जाना जाता है। अशोक ने 14 मेजर रॉक एडिक्ट बनवाए थे, जो कि आपको प्राकृत, अरमाई, ग्रीक, खरोष्टी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से देखने को मिला था। INC का फॉर्मेशन बॉम्बे में 1885 में हुआ था और A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। सेकेंड सेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, पहले इसके जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे। थर्ड सेशन मद्रास में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले थे, जो कि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। अब कई सारे सेशंस हुए थे, आपको पता है INC के, तो आपको इंपॉर्टेंट सेशन जैसे कि सूरत स्प्लिट, लखनऊ एग्रीमेंट, ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको सेशन, त्रिपुरी संकट, तो वो आपको थोड़ा सा देख के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट एक्ट से पूछा गया था, आई थिंक 1986, 1972, 74 के जो एक्ट है वो आप एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट वेटलैंड इन इंडिया पूछा था। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में बात की गई थी।
होयसाला टेम्पल से क्वेश्चन आया था, क्योंकि होयसाला टेम्पल को 42nd नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है इंडिया का बाय यूनेस्को। तो इस तरीके से आपको जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का पैटर्न ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने करेंट अफेयर्स पढ़ा और करेंट अफेयर से एसोसिएटेड आपने स्टैटिक पढ़े हैं तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो करंट अफेयर से लिंक ना हो। होयसाला टेम्पल मैंने बता दिया, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन नई यूनिट ओपन की थी इसलिए पूछ लिया। वेटलैंड, हमेशा वेटलैंड न्यूज में रहते हैं, नई नई साइट्स को हम वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं इसलिए पहला वेटलैंड पूछ लिया। हम यहाँ पे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट एक्ट की बात करते हैं क्योंकि लगातार एनवायरनमेंट एक्ट न्यूज में रहता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट न्यूज में रहता है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो करंट अफेयर से लिंक ना हो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन वही बनता है जो करंट अफेयर से होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को लगेगा कि नहीं मैम ये पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एक स्टैटिक क्वेश्चन और अचानक से कैसे कोई भी स्कीम पूछ ली। नहीं, क्योंकि ये स्कीम को 8 साल कंप्लीट हुए थे, न्यूज में थी, इसलिए स्टैटिक बना के इसको पूछा गया। तो स्टैटिक और करंट अफेयर साथ में आप पढ़ते जाइएगा और डेली करंट अफेयर्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया पेपर में जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस ना किया हो। ओके, सो हम मिलते हैं फर्दर ऐसे ही एनालिसिस के बाद, और आप इस एनालिसिस को ज़रूर से देखिएगा जिससे आपको पता चले आने वाले एग्जाम में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। सो टेक केयर।